हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द संकल्प एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में होंगे इस टाइम, और सभी लोग अपने अपने एग्ज़ाम्स की बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी लगन और मेहनत से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ऑनलाइन तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे होंगे सभी लोग, ठीक है। ऐसे ही आप सभी लोग हमेशा एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए और अपनी अपनी मेहनत को कंटिन्यू बनाए रखिए। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कल नाउन का बेसिक डिस्कस किया था, उम्मीद है आप सभी लोगों ने नाउन की बेसिक क्लास को देखा होगा। जिन लोगों ने भी नाउन की बेसिक क्लास को नहीं देखा है, पहले आप लोग उस बेसिक क्लास को ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी नई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आज की इस क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक का आपका जो है इसमें वो आपका होगा नाउन के अंदर ही आएगा, जहाँ से कई क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको डिस्कस करेंगे आज पजेसिव केस के बारे में, यानी नाउन में ही आपके केस से कई क्वेश्चंस बनते हैं, और वहाँ पे केस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं पजेसिव केस से। तो आज से आपकी पजेसिव केस की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। आज आपसे पजेसिव केस से रिलेटेड सारे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितनी भी तरह की गलतियां एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, आपसे हर टाइप का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे पजेसिव केस से। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है या पेपर में पूछा जाता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकें, ठीक है। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग तैयार हो जाइए, और याद रखना कि इस सेशन को आप हमेशा शेयर करते रहिए, ताकि और भी आपके जो साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आप सभी को ये ज्ञान पहुंचाइए, सभी तक ये जो आप इम्पोर्टेंट चीज़ें आप खुद पढ़ते हैं आप सभी तक इनको भी पहुंचाइए, ताकि उनका भी भला हो जाए। तो चलिए देखिएगा, आज आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सभी लोग देखते जाइएगा। इसी में नाउन टॉपिक में ही आपका आएगा, बस आप लोग केवल अभी समझते जाना ध्यान से, बिल्कुल। नाउन इसका बेसिक आपको बता ही दिया था, आप सभी लोगों ने अच्छे से क्लियर भी कर लिया होगा। और आपको बता दें कि पजेसिव केस आपको पढ़ाएंगे, और लास्ट में आप कहीं जाना नहीं, लास्ट में आपसे टॉप 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होंगे। याद रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत ही बेहद ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। चलिए समझते हैं। नाउन के अंदर आपका आता है, जैसे कि नाउन जेंडर होता है, नाउन नंबर होता है, नाउन केस होता है। तो नाउन के अंदर ही आपका आता है नाउन केस, समझना ध्यान से। और केस को अगर हिंदी में बात करी जाए तो केस को हिंदी में बोला जाता है कारक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दें, उसके बाद आपके जो प्रॉपर पॉइंट है वहाँ पर डिस्कस करेंगे कि केस जो होते हैं आपके वो 4 टाइप के बनते हैं, समझ लीजिए। लेकिन हम आपसे डिस्कस वही पॉइंट करेंगे जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यानी कि केस में पहला पॉइंट आपका बनता है नॉमिनेटिव केस। आप सभी को पता है, नॉमिनेटिव कहो या इसी को दूसरी भाषा में बोला जाता है सब्जेक्टिव केस। सेकंड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आता है आपका। और जो आपका थर्ड पॉइंट होता है, जो आज आपसे डिस्कस करेंगे, उसको बोला जाता है, उसके 2 नाम होते हैं। या तो आप इसको पजेसिव केस कह सकते हैं, पजेसिव केस, या इसी को कभी कभी जेनेटिव केस बोल दिया जाता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप याद रखना, पजेसिव केस को ही जेनेटिव केस बोला जाता है। लास्ट पॉइंट आपका बचता है, शायद आपने सुना हो नाम, लास्ट पॉइंट में आपका आता है वोकेटिव केस, ठीक है। समझिएगा ध्यान से। यानी कि केस में आपके 4 टाइप के केस बनते हैं, नॉमिनेटिव केस या इसी को सब्जेक्टिव केस आप कहेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और थर्ड नंबर जो कि आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी सारी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करेंगे, पजेसिव केस या जेनेटिव केस हो जाएगा। 4 नंबर में आपके सामने लिखा हुआ है वोकेटिव केस।
नॉमिनेटिव केस आप सभी को पता होता है कि यानी कि नॉमिनेटिव केस जो होता है इसका यूज हमेशा सब्जेक्ट के पहले करते हैं। इसका यूज हमेशा, जैसे यहाँ पर मान लो लिख दिया राम कॉल्ड मी, तो आपने क्या देखा कि राम आपका नॉमिनेटिव केस हो गया। याद रखना नॉमिनेटिव केस जनरली यूज बिफोर द वर्ब, यानी कि नॉमिनेटिव केस आपका जो होता है ये वर्ब के पहले यूज किया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव केस जो आपका होता है इसका यूज किया जाता है आफ्टर द वर्ब, यानी कि वर्ब के बाद यूज आप करेंगे। कहने का मतलब ये दोनों छोटे छोटे पॉइंट आप सभी को पता है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये काफ़ी बेसिक पॉइंट हैं आपके। पजेसिव और जेनेटिव केस इसको पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। अच्छा आप ये बताइए वोकेटिव केस क्या होता है, बताइए फटाफट वोकेटिव केस क्या होता है। अगर आपको पता है तो बताते जाइएगा, जो चीज़ आपको आती है आप फटाफट आप सभी लोग बताते भी जाया करो। अगर बात करें वोकेटिव केस की, इसको हिंदी में बोला जाता है संबोधन कारक, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं या उसको एड्रेसिंग करते हैं तो आप याद रखना वोकेटिव केस इट यूज्ड एड्रेसिंग फॉर द पीपल, या आप ये कह सकते हैं इट यूज्ड कॉल्ड फॉर द पीपल, लोगों को बुलाने के लिए। जैसे आप कहते हैं राम इधर आइए, ठीक है, तो आप याद रखना अगर इसको समझें थोड़ा सा, वोकेटिव केस का मतलब होता है संबोधन कारक। जब आप संबोधन करते हैं किसी को बुलाते हैं उस सेंस में इसको यूज करते हैं। एक चीज याद रखना कि वोकेटिव केस के बाद हमेशा कॉमा का यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया मोहन कम हेयर, आप समझिएगा यहाँ पर मैंने नोट कर दिया मोहन कम हेयर, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कम हेयर मोहन, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये याद रखना कि वोकेटिव केस जो होता है यहाँ पर आपका वोकेटिव केस के बाद हमेशा आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप जो भी यानी कि एड्रेसिंग करेंगे, जो भी बात कहेंगे वो बात कॉमा लगने के बाद कही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको बोला जाता है वोकेटिव केस, मोहन आपका वोकेटिव केस हो गया। तो ये 3 पॉइंट आप समझ गए होंगे। नॉमिनेटिव केस यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस आपका ये हो गया, पजेसिव और जेनेटिव केस पूरा डिटेल में आपसे भी डिस्कस करेंगे। और वोकेटिव केस आप समझ गए संबोधन कारक, यानी कि जब आप किसी को बुलाएंगे तो वहां पर यूज किया जाता है वोकेटिव केस का। इतना क्लियर हो गया। अच्छा चलिए अब चलते हैं आज का जो आपसे डिस्कस करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होंगे अब वो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आप सभी लोग ध्यान से बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जाएगा, काफ़ी अच्छे से ध्यान से समझते जाइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर नाउन में ही पजेसिव केस। बहुत ही ध्यान से अब आप सभी लोग समझना, देखते जाइएगा। एक एक छोटा छोटा पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी पॉइंट पजेसिव केस से आपके बन सकते हैं सारे पॉइंट आपसे डिस्कस करेंगे। बस आप आराम से बैठे बैठे बिल्कुल एंजॉय के साथ देखते जाइएगा, चीज़ों को समझते जाइएगा, और जो चीज़ आपको लगेगी थोड़ा सा ये नोट करने लायक है, इम्पोर्टेंट है, आप कॉपी पेपर लेकर हमेशा बैठा करिए, उसको आप नोट भी करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की गई है पजेसिव केस की, ठीक है। अगर पजेसिव केस की बात करें तो इसका मतलब ये होता है, यानी कि जब सेंटेंस में पजेसिव केस यूज होता है तो उस सेंटेंस में यानी कि ऑनरशिप अधिकार की बात की जाती है। पजेसिव केस का मतलब होता है किसी चीज़ पर आप अपना अधिकार दिखाएं, अपनी ऑनरशिप दिखाएं, इसीलिए यूज किया जाता है पजेसिव केस का। याद रखना इट शोज द ऑनरशिप ऑफ अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द पर अगर आपको अपना अधिकार दिखाना है तो वहाँ पर यूज किया जाता है पजेसिव केस का। और आपको बता दें कि केस कोई भी हो, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव, कोई भी केस हो आपका, केस का मतलब ही होता है कि किसी दूसरे शब्द के साथ आपका रिलेशन को बताएं। यानी कि सेंटेंस में अगर किसी भी शब्द के साथ रिलेशन बताना है तो वहाँ पर आप कोई ना कोई केस जरूर लगाएंगे, ठीक है।
अच्छा, पजेसिव केस में आपके 2 पॉइंट्स पहले आपको समझाते हैं अच्छे से। यहाँ पर आपका जो एक पॉइंट बनता है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो होता है लिविंग के लिए एक, और सेकंड पॉइंट जो हमारा बनता है ये बनता है नॉन लिविंग के लिए। एक पॉइंट बनेगा आपका लिविंग के लिए और सेकंड पॉइंट आपका बनता है नॉन लिविंग के लिए। पजेसिव केस में यानी कि इसका जो मोस्टली हिंदी मतलब निकलता है वो हिंदी मतलब इसका निकलता है का, की या के। यानी जब आप किसी चीज़ पर अपना अधिकार बताएंगे तो उसका हिंदी मतलब निकलता है का, की, के। इस सेंस में इसका हिंदी मतलब जाएगा। अच्छा, जब बात लिविंग की आती है तो लिविंग के लिए पजेसिव केस में 2 चीज़ें यूज होती हैं। या तो यूज होता है एपोस्ट्रोफी एस का लिविंग के लिए, या तो यूज किया जाता है एपोस्ट्रोफी एस का, और या फिर यूज किया जाता है केबल एपोस्ट्रोफी का। लिविंग के लिए आप 2 यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस या केबल एपोस्ट्रोफी, ये अभी आपको बताएंगे। नॉन लिविंग की जब बात की जाए तो नॉन लिविंग में आप याद रखना कि नॉन लिविंग के लिए यूज किया जाता है ऑफ का, एपोस्ट्रोफी एस और केबल एपोस्ट्रोफी की हिंदी मतलब का, की, के निकलेगा। और नॉन लिविंग में ऑफ का अगर आप हिंदी मतलब देखेंगे तो इसका भी हिंदी मतलब निकलेगा का, की, के, आप कह सकते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान से समझते जाइएगा एक एक पॉइंट को। तो पहला नोट आपका यहाँ पर लगता है, ध्यान से आप सभी लोग देखते जाइएगा कि पहला नोट है वो आपका क्या कहता है कि जब कभी भी आपको कोई सिंगुलर नाउन दिख जाए, यानी कि सिंगुलर नाउन के साथ जब आपको कभी भी पोजीशन दिखाना हो, अपना अधिकार बताना हो, तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना हमेशा कैसे यूज आप इसको करेंगे। सिंगुलर नाउन के लिए आपका पोजीशन कैसे यूज होगा, तो आप देखिएगा आप क्या करेंगे। पहले आप यहाँ पर लिखेंगे नाउन, फिर आप लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, और इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जो आपका पोजीशन, यानी जिस चीज़ पर आप अपना अधिकार दिखाएंगे वो आप यहाँ पर नोट कर देंगे। यानी कि जब आपके सामने कोई सिंगुलर नाउन आपको दिया जा रहा है और यानी उस सिंगुलर नाउन से आप किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस सिंगुलर नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और आगे यानी जिस भी चीज़ पर आप अधिकार दिखा रहे हैं, जो भी आप पोजीशन दिखा रहे हैं, आप उसको वहाँ पर नोट कर देंगे। एग्जाम्पल से अगर आपको समझ आए तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहाँ पर मैंने नोट कर दिया राम्स पेन, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नोट कर दिया बॉयज हॉस्टल, ये नोट कर दिया। बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते जाइएगा। राम्स पेन में आपने देखा राम एक सिंगुलर नाउन है, यानी कि राम का पेन, यानी बात सीधी हो गई कि पेन पर राम का अधिकार है। भाई अगर सीधी बात है कि राम का पेन है तो पेन पर राम का अधिकार होगा, तो यहाँ पर ये देखो एपोस्ट्रोफी एस का यूज हो गया। बॉयज हॉस्टल, यानी यहाँ पर बात की गई है लड़के का हॉस्टल, ठीक है, ये आप कुछ भी यहाँ पर यूज़ कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है बॉय, जो कि एक सिंगुलर नाउन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, प्लूरल इसको नहीं बनाया। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि लड़के भाई जो हॉस्टल में रहता है उसने उसका रेंट दिया तो उसका थोड़ा बहुत अधिकार हुआ उस पर, तो यहाँ पर भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर दिया गया है। ये एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि जब आपका सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर नाउन के साथ जब आप कोई पोजीशन दिखाएंगे तो आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखिएगा सभी लोग ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई प्लूरल नाउन आपको दिया जाए, प्लूरल नाउन एंडिंग विद एस, इसको ध्यान रखिएगा। यानी कोई प्लूरल नाउन आपको दिया जा रहा है जिसके लास्ट में एस लगा है,
गर्ल्स कह लो, बॉयज़ कह लो, पैंट्स कह लो, आप कुछ भी कह लीजिए, यानी एक ऐसा प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, उस नाउन के साथ अगर आप कोई पोजीशन दिखाना चाहें, किसी चीज़ पर अधिकार दिखाना चाहें, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखना, ऐसी कंडीशन में आपको बता दें आप क्या करेंगे। आप नाउन लिखेंगे और नाउन में एस लगा होगा, तो ये हो गया आपका। और इस टाइप के नाउन में जब आगे आपका कोई पोजीशन होगा तो आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, यहाँ पर आप एस नहीं लगाएंगे और आगे आपका हो जाएगा पोजीशन, आगे आपका पोजीशन हो जाएगा। ये आपका ये सेकंड पॉइंट आपका ये हो गया कि जब नाउन आपका प्लूरल बनेगा, एस होगा और पोजीशन आप दिखाना चाहें तो उसमें आप क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी। चलिए इसको भी ऐसे समझते, जैसे यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, लिख दिया यहाँ पे बॉयज़ कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज। सेकंड यहाँ पर नोट कर दिया स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, ये नोट हो गया। बॉयज़ कॉलेज आपने क्या देखा, लिखा हुआ है बॉयज़, जो कि एक प्लूरल नाउन है, देखो लास्ट में एस लगा हुआ है, और आगे कॉलेज, ये आपका पोजीशन है, लड़कों का कॉलेज, तो कॉलेज के साथ लड़कों का अधिकार हो गया, पोजीशन हो गया। तो इस टाइप में आपने क्या किया, देखो केवल एपोस्ट्रोफी लगा दिया। सेकंड आपने देखा लिखा हुआ स्टूडेंट्स, जो कि एक प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस लगा हुआ है, और आपको लाइब्रेरी के साथ इसका पोजीशन दिखाना है, तो आपने क्या किया, यहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफी लगा दिया। ठीक है, ये आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, ध्यान से समझते जाइएगा। इसके बाद आप देखिएगा आगे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, देखते जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, प्लूरल नाउन, अगर मान ली नाउन प्लूरल है और लास्ट में एस नहीं लगा है, जैसे आप कह सकते हैं प्लूरल नाउन नॉट एंडिंग विद एस, नॉट एंडिंग विद एस, यानी कि एक ऐसा प्लूरल नाउन जिसके लास्ट में एस ना दिया जाए आपको, उसमें आप क्या करेंगे। ये बात तो आप समझ गए कि प्लूरल नाउन अगर आपको दिया गया है तो उसमें आपको हो सकता है कि एक में आपको एस दिया जाए, और दूसरा टाइप क्या कहता है, अगर आपको दिया है ऐसा प्लूरल नाउन जिसमें आपको एस ना दिया जाए, तब आप क्या करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब इस टाइप का कभी आपको क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल आप बनाइएगा नाउन, यानी कि प्लूरल नाउन होगा आपका ये प्लूरल नाउन एपोस्ट्रोफी एस प्लस पोजीशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप सभी लोग जरूर नोट करते जाइएगा, या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। आगे आपको जब अभी क्वेश्चन कराएंगे तो यही पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, और इन्हीं पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको आते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका अगर नाउन कोई प्लूरल है और उसमें लास्ट में एस नहीं होगा, तो उसमें आप पोजीशन दिखाने के लिए पूरा एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मान लो लिख दिया मेंस पार्लर, ठीक है। सेकंड अगर एक और यहाँ पर नोट करते हैं वुमेन्स कॉलेज, ये कर दिया। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि मेन जो कि प्लूरल नाउन है आपका, और यानी आदमियों का पार्लर, तो यहाँ पर पार्लर से पोजीशन यानी पोजीशन दिखाने के लिए यहाँ पर देखो पूरा एपोस्ट्रोफी एस यूज़ किया है। ठीक है, जबकि ये प्लूरल नाउन है। वुमेन्स कॉलेज में यहाँ पर भी आप देखोगे वुमेन जो कि एक प्लूरल नाउन है, यानी इसका कॉलेज के साथ अगर आप पोजीशन दिखाना चाहें तो यहाँ पर क्या यूज किया गया है, आप देखोगे यहाँ पर पूरा एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया गया है। ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए आपके। ये पहला पॉइंट, जब आपका नाउन सिंगुलर होगा आप एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे।
सेकंड पॉइंट आपको क्या बताया कि ऐसा नाउन जिसके लास्ट में आपको एस लगाकर अगर प्लूरल बन रहा है उसमें अगर पोजीशन दिखाना हो तो आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। थर्ड पॉइंट आपको बताया कि अगर आपका प्लूरल नाउन है और लास्ट में एस नहीं लगा है, अगर उसका आप पोजीशन किसी के साथ दिखाएंगे तो आप क्या यूज करेंगे, पूरा एपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा इसी का, उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि अगर कभी हिसिंग साउंड आ जाए, हिसिंग साउंड का मतलब ये हो गया ऐसा नाउन जिसके लास्ट में, ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं लगा है लेकिन एस का साउंड निकल रहा है, जस्टिस, कंसाइंस, समझ रहे ना आप चीज़ों को। यानी ऐसा नाउन, हिसिंग साउंड का मतलब ये हो गया ऐसा नाउन जिसके लास्ट में एस नहीं है लेकिन एस का साउंड निकल रहा है, उन्हीं को बोला जाता है हिसिंग साउंड। अगर कभी हिसिंग साउंड आ जाए तो आप क्या करोगे, याद रखना, हिसिंग साउंड वाले अगर कभी आपके सामने नाउन आए और अगर आप उसका पोजीशन कभी दिखाना चाहें तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिए, तो आप क्या करेंगे, नाउन लिखेंगे, यानी हिसिंग साउंड वाला जो नाउन होगा जिसके लास्ट में एस का साउंड निकलेगा उसमें आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आप आगे जो पोजीशन होगा वो पोजीशन आ जाएगा। ये तो हिसिंग साउंड के लिए आपका ये बनेगा जब आप इसके साथ किसी का पोजीशन दिखाएंगे। जैसे यहां पर मैंने नोट कर दिया, फॉर जस्टिस सेक, न्याय के लिए, यानी जस्टिस, देखो लास्ट में एस नहीं है लेकिन एस का साउंड निकल रहा है, जस्टिस, तो यहां पर आप क्या करेंगे, केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे और आपका ये सही हो जाएगा। सेकंड अगर आपको एक और बताएं तो यहां पर आप लिख सकते हैं फॉर कंसाइंस, फॉर कंसाइंस सेक, आप ये कह सकते हैं। तो ये दोनों आप नोट कर लेना, पेपर में पूछा भी गया है। जस्टिस सेक हो गया न्याय के लिए, फॉर कंसाइंस सेक हो गया विचार विमर्श करने के लिए आप कह सकते हैं। लेकिन याद रखना कि हमेशा इस पॉइंट को भी आप नोट कर लेना, अगर कभी आ जाए फॉर गॉड्स सेक, भगवान के लिए, भगवान के नाम पे, तो हमेशा बोला जाता है फॉर गॉड्स सेक, यानी कि गॉड में हमेशा पूरा एपोस्ट्रोफी एस लगता है, फॉर गॉड्स सेक यानी कि भगवान के नाम पर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पर लिविंग के जो 4 पैटर्न आपके बनते वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अच्छा अगर बात करें नॉन लिविंग की, अगर कभी यहाँ पर आपका इस टाइप से पैटर्न का क्वेश्चन बन जाए नॉन लिविंग से, और आपको मैंने क्या बताया कि जब नॉन लिविंग नाउन है और अगर आप नॉन लिविंग नाउन का किसी के साथ कोई पोजीशन दिखाना चाहें तो वहां पर आप ऑफ लगाएंगे, और लिविंग नाउन का अगर कोई पोजीशन होगा तो आप वहां पर या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे या आप केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। क्लियर हो रहा है ना। नॉन लिविंग के लिए आपका देखो क्या बनता है, कंस्ट्रक्शन समझिएगा। आप यहां पर पहले लगाएंगे आर्टिकल द, ठीक है, समझते जाइएगा, आर्टिकल द प्लस पोजीशन, आर्टिकल द प्लस पोजीशन प्लस ऑफ और प्लस नाउन। इसमें आप ध्यान देना, देखो उल्टा हो रहा है। यहाँ पर अभी आपने जितना भी देखा उसमें क्या था, उसमें ये दिया गया था आपको कि पहले नाउन आ रहा है फिर पोजीशन आ रहा है ना। और नॉन लिविंग में क्या हो रहा है कि पहले पोजीशन आएगा, बाद में आपका, यानी जिस नाउन के साथ पोजीशन है नाउन लास्ट में और पोजीशन आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, और याद रखना कि नॉन लिविंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता। इस पॉइंट को आप याद रखना कि नॉन लिविंग में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करिएगा। ठीक है, जनरली यूज नहीं होता है। जैसे मान लो यहां पर मैंने लिख दिया चेयर्स लेग्स,
चेयर्स लेग्स। दूसरा यहाँ पर एक और लिख दिया, कार्ट्स व्हील, कार्ट्स व्हील, यहाँ पर नोट कर दिया चेयर्स लेग्स, दूसरा नोट कर दिया कार्ट्स व्हील। अब आप ये बताइए ये जो लिखा हुआ है ये सही लिखा है कि गलत लिखा हुआ है? पहले आप समझिए लिविंग है कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग है तो क्या लगाएंगे यहाँ पर? आपने देखा कि चेयर और लेग्स दोनों नॉन लिविंग है, कार्ट्स और व्हील ये भी दोनों नॉन लिविंग है। और नॉन लिविंग के लिए कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करेंगे, हमेशा क्या यूज करेंगे? आप ऑफ लगाएंगे। और ऑफ क्या लगाएंगे? यानी इसमें पोजीशन पहले आएगा, तो पोजीशन है क्या? लेग्स, यानी कुर्सी की जो लेग्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे? इसको आपका बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, द लेग्स ऑफ द चेयर। यानी आपका यहाँ पर जो बनेगा वो ये बनेगा द लेग्स ऑफ द चेयर, आपका ये राइट हो जाएगा। कार्ट्स व्हील, इसको आप राइट कैसे बनाएंगे? तो आपका क्या बनेगा? फटाफट इसको आप लोग लिख कर बताइए क्या बनेगा ये? हाँ, इसका आपका बन जाएगा, सीधी सी बात है, द व्हील ऑफ द कार्ट। इसका आप बन जाएगा द व्हील ऑफ द कार्ट, यहाँ पर आपका ये बन जाएगा। तो आप यहाँ पर अभी पॉजिटिव केस के सारे बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गए कि लिविंग के लिए आप क्या लगाएंगे और नॉन लिविंग के लिए आप क्या लगाएंगे। अब पॉजिटिव केस के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आने वाले हैं। चलिए देखिएगा, स्पेशल पॉइंट हैं पॉजिटिव केस के, जहाँ से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी पॉइंट्स को आप सभी लोग बहुत ही केयरफुली समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला पॉइंट आपका जो बनता है यहाँ से वो क्या बनता है? पॉजिटिव केस का, जहाँ से क्वेश्चंस आ चुका है पेपर में, देखिएगा। तो पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि जब कभी ज्वाइंट पोजीशन की बात की जाए, ज्वाइंट पोजीशन, ज्वाइंट पोजीशन का मतलब ये होता है कि दो लोगों का अधिकार एक ही चीज़ पर दिखाए, दो लोगों का अधिकार या दो से ज़्यादा लोगों का अधिकार एक ही चीज़ पर दिखाए, इट्स कॉल्ड ज्वाइंट पोजीशन, ठीक है। यहाँ से आपके 2 पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बता दें कि एक जो आपका क्वेश्चन बनता है वो इस पैटर्न पे जाता है कि मान लीजिए नाउन होंगे, आपके एंड से जोड़ दिए जाएं 2 नाउन और फिर एक आपको नाउन दिया जाए और यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए और पोजीशन आपको ये दे दिया, ये पोजीशन हो गया। जब इस टाइप का आपका पोजीशन कभी दिखाया जाए, ध्यान से समझिएगा कि 2 नाउन आपके एंड से जुड़े हुए हैं और यानी कि पोजीशन अगर आप किसी व्यक्ति के साथ दिखाना चाहें कि दोनों लोगों का अधिकार एक ही चीज़ पर है, ठीक है, दोनों लोगों का पोजीशन एक ही चीज़ से है। जब इस टाइप से आप कभी बताएं या क्वेश्चन में दिखाना चाहें तो आप याद रखना कि इस टाइप के सेंटेंस में अपोस्ट्रोफी एस हमेशा आप कहाँ लगाएंगे? बाद वाले नाउन में। इसमें हो जाएगा दोनों लोगों का अधिकार या पोजीशन एक ही चीज़ पर हो जाएगा। जैसे आपको समझाएं, जैसे यहाँ पर मैंने नोट कर दिया, राम एंड मोहन ज्वाइंट अकाउंट, ठीक है। बात की गई है कि एक अकाउंट, एक खाता खोला गया है, जो कि आप लोगों ने ज्वाइंट अकाउंट देखा होगा। ज्वाइंट अकाउंट में क्या होता है? जैसे मान लो हस्बैंड वाइफ का ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, एक ही अकाउंट में दोनों लोगों का खाता होता है, ठीक है। तो यही बात की गई है कि राम और मोहन का ज्वाइंट अकाउंट, यानी कि राम और मोहन ये आपके 2 पर्सन हो गए, लेकिन दोनों पर्सन का अधिकार एक ही अकाउंट पर हो गया। तो यानी कि यहाँ पर लोग 2 हैं लेकिन दोनों लोगों का अधिकार या ओनरशिप जब एक ही पर्सन या एक ही चीज पर होता है तो आप ऐसी कंडीशन में याद रखना एपोस्ट्रोफी एस आप हमेशा लास्ट वाले बाद वाले नाउन में लगा देंगे, ठीक है।
ज्वाइंट पोजीशन से जो आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बनता है उसको भी देख लेते हैं। आइए समझिएगा कि आपके मान लीजिए दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, या मान लो दो से अधिक नाउन भी हो जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है, दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और एपोस्ट्रोफी एस अगर दोनों नाउन में लगा दिया जाए और बाद में आपका पोजीशन आ जाए, जिस चीज़ पर आप पोजीशन दिखाना चाहते हैं। समझिएगा ध्यान से कि आपका सेकंड टाइप क्या कहता है यहाँ पे कि जब दो नाउन हैं और दोनों का अलग अलग पोजीशन दिखाना हो, इसका अलग अधिकार है और इसका अलग अधिकार हो गया, ऐसी कंडीशन में आप याद रखना कि दोनों नाउन में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा दीजिएगा। जैसे समझाएं अगर आपको, इसी तो आप देखो यहाँ पर समझ सकते हैं, राम्स एंड मोहन्स कार। समझिएगा, राम और मोहन की कार, इसका मतलब ये हो गया राम की जो कार होगी वो अलग होगी और जो मोहन की जो कार होगी ये अलग कार होगी। राम की कार अलग हो गई और मोहन की कार यहाँ पे अलग हो गई। लेकिन अगर यहाँ से ये वाला एपोस्ट्रोफी एस हटा दें तो मतलब बात क्या हो जाएगी, राम और मोहन दोनों की एक ही कार है, और अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे तो बात क्या हो जाएगी, राम की कार अलग है और मोहन की कार जो कि अलग है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए इसके साथ देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट क्या कहता है। ज्वाइंट पोजीशन आप लोगों ने समझ लिया होगा, ज्वाइंट पोजीशन से दो टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा ध्यान से, कंपाउंड पोजीशन। कंपाउंड पोजीशन क्या कहता है, नेक्स्ट आपका आता है कंपाउंड पोजीशन। समझते जाइएगा बहुत ध्यान से इन चीज़ों को, अभी आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं पॉइंट्स को लेकर। कंपाउंड पोजीशन, देखो भाई, कंपाउंड पोजीशन का मतलब ये होता है कि एक नाउन जिसमें कई सारे शब्द आपको दिए जाएं उसको कंपाउंड पोजीशन कहते हैं। जैसे कि अगर आपको बताएं, समझाना चाहें तो यहाँ पर नोट कर दिया मैंने, नोट किया यहाँ पे देखिएगा, फादर इन लॉ, फादर इन लॉ। मोस्टली कंपाउंड पोजीशन वाले जो नाउन होते हैं उसमें हाइफन का यूज कर दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर नोट कर दिया, सन इन लॉ, सन इन लॉ। एक और इस टाइप के आपके हो जाएंगे और भी, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, आप कह सकते हैं सारे पॉइंट्स। अगला इसी में बनता है कमांडर इन चीफ, आपका बनता है कमांडर इन चीफ। चलिए ठीक है, एक्सेट्रा और भी आपके हो जाएंगे। अब आप समझिएगा, अगर कोई कंपाउंड नाउन आपके सामने आ जाए और आप उसका पोजीशन किसी शब्द के साथ दिखाना चाहते हैं, मान लीजिए इसके आगे कोई नाउन दिया जिससे आप इसका पोजीशन दिखाना चाहते हैं, ठीक है, मान लो आगे कोई नाउन दिया है और आप इस कंपाउंड नाउन का पोजीशन इस नाउन के साथ दिखाना चाहते हैं, तो आप पोजीशन कैसे दिखाएंगे, आप याद रखना कि पोजीशन आप दिखाएंगे लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस आप यूज कर देंगे। तो कंपाउंड नाउन का पोजीशन जब आप कभी भी दिखाएं तो आप एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लास्ट में यूज करिएगा। एग्जाम में गलती क्या आती है, एग्जाम में गलती ये आएगी कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया जाता है कंपाउंड नाउन के शुरुआत में। यानी गलती कैसे देगा, गलती देगा कहो फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, कमांडर्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा दें। तो आप याद रखना कि कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज हमेशा लास्ट में किया जाता है, कभी भी शुरुआत में नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको और समझा दें कि अगर कंपाउंड नाउन को आप कभी भी प्लूरल बनाएं, ठीक है, हाउ टू मेक कंपाउंड नाउन इन प्लूरल फॉर्म, कैसे बनाएं, तो सिंपल यहीं पर समझ लीजिए। अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो कंपाउंड नाउन में आप एस लगा दो शुरुआत में, फादर्स, सन्स, कमांडर्स।
अगर कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो आप हमेशा याद रखना कि विदाउट एपोस्ट्रोफी एस आप लगाएंगे कंपाउंड नाउन के शुरुआत में। सीधी बात अगर आपको बताएं तो सीधी आप समझिए अप्रोचिंग लाइन क्या है आपके लिए कि कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस कंपाउंड नाउन के एंड में लगाएंगे, और जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो आप एस लगाएंगे कंपाउंड नाउन के शुरुआत में लगाएंगे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। इसी का आपके सामने अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, आप लोग बताइए कहाँ पर गलती है। लिखा हुआ है, हर एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिएगा। एग्जाम्पल दिया, हर फादर इन लॉ, हर फादर इन लॉ यानी फादर में एपोस्ट्रोफी एस लगा लीजिएगा। हर फादर्स इन लॉ हेल्थ is getting worse day by day। चलिए छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में क्या गलती है, क्वेश्चन गलत है कि क्वेश्चन सही है। फटाफट आप लोग देखिए और उसका सही आंसर दीजिए। क्वेश्चन को फटाफट देखते जाइए। हर फादर्स इन लॉ हेल्थ यानी कि बात की गई उसके फादर इन लॉ की जो हेल्थ है वो धीमे धीमे कह रहा है दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। चलिए सभी लोग आंसर इसका दीजिए और आंसर आप लोगों को देना ही पड़ेगा इसका, ठीक है। चलिए बहुत सही, कुछ लोगों के आंसर आ गए, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। यहाँ पर अभी हाल आपको मैंने बताया था कि ये आपका एक कंपाउंड नाउन हो गया और आगे हेल्थ ये भी आपका एक नाउन हो गया। और आपको क्या बताया था कि जब कंपाउंड नाउन का पोजीशन किसी दूसरे नाउन से आप बताएंगे तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहाँ लगेगा, कंपाउंड नाउन के लास्ट में। तो आप यहाँ से इसको हटाइए, ये गलत हो गया, आप कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर आप इसका यूज कर देंगे, ठीक है। ये कंपाउंड नाउन आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा आपके सामने, फटाफट देखते हैं नेक्स्ट आपका क्या बनता है क्वेश्चन, यहाँ से देखते जाइएगा। अगला आपका कॉन्सेप्ट कहता है यहाँ से कॉमन जेंडर पोजीशन, कॉमन जेंडर पोजीशन। यहाँ से भी कई क्वेश्चंस आए आपके पेपर में। कॉमन जेंडर पोजीशन यानी कि आज पॉजेसिव केस का पूरा पोस्टमार्टम, बिल्कुल कोई भी पॉइंट आ जाए एग्जाम में छूटना नहीं आपका, बिल्कुल ठीक है। कॉमन जेंडर पोजीशन क्या कहता है यहाँ पे आपका कि यहाँ पर अगर कभी भी आपके सामने मान लो लिखकर आ जाए एवरीबॉडी या एवरीवन मान लो कभी आ जाए, या मान लीजिए कभी आपके सामने आ जाए समबडी या समवन, कुछ भी आ जाए, समथिंग आ जाए, या मान लीजिए कभी भी आपके सामने आ जाए एनीबॉडी एनीवन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कॉमन जेंडर वाले कभी भी अगर आपके सामने ये अगर आपके प्रोनाउन शब्द वाले ये शब्द अगर कभी भी आ जाएं तो देखिएगा ध्यान से, अगर एवरीबडी एवरीवन, समबडी समवन, एनीबडी एनीवन, नोबडी नोवन और इनके बाद अगर आगे कोई आपको नाउन दिया जा रहा है और अगर आप इस नाउन के साथ कभी कोई पोजीशन दिखाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी एस आप हमेशा लगाएंगे इन शब्दों के लास्ट में। एवरीबॉडीज, एवरीवन्स, समबडीज, समवन्स, एनीबॉडीज, एनीवन्स, नोबडीज, नोवन्स, समथिंग होगा तो भी आप लगा सकते हैं। तो आप याद रखना कि कभी भी यहाँ पर अगर इस टाइप से आपका कोई क्वेश्चन बनता है कॉमन जेंडर को लेकर के, एवरीबॉडी समबडी कुछ भी आपका बन जाए और अगर आप किसी नाउन के साथ इसका पोजीशन दिखाना चाहें तो आप एपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहाँ लगाएंगे, इन शब्दों के लास्ट में, ठीक है। इसी में दूसरी चीज समझिएगा, फटाफट आप इसको नोट करते जाइए कि कभी भी ये शब्द आएंगे एपोस्ट्रोफी एस आप हमेशा इनके लास्ट में लगाएंगे, तब आपका ये पोजीशन शो करेगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, अगर इन शब्दों के बाद कभी एल्स आ जाए, समवन एल्स, समबडी एल्स,
ठीक है, कुछ यानी इन शब्दों के साथ अगर कभी भी एल्स लगकर आ जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी एल्स लगकर आ जाए तो आपको क्या करना है, तो याद रखना कि जब कभी भी कॉमन जेंडर वाले पोजीशन में एल्स लगकर अगर आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगता है एल्स के बाद। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा आप कहाँ लगाएंगे, एल्स के बाद आप यूज करें। गलती क्या होती है, गलती ये होती है कि एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाता है एल्स के पहले। तो आप याद रखना कि एपोस्ट्रोफी एस कभी भी एल्स के पहले नहीं लगेगा, एल्स के हमेशा बाद लगेगा। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने नोट कर दिया, आई फॉलो योर सजेशन I follow your suggestion and nobody's else। चलिए बताइए इस क्वेश्चन में क्या गलती है, आपको कहां पर एरर दिखाई पड़ रही, फटाफट इसका आंसर दीजिए। लिखा हुआ है आई फॉलो योर सजेशंस, ठीक है, एंड नोबडीज एल्स। बताइए इस क्वेश्चन में आपको कहां पे गलती दिखाई पड़ रही है, तो आपने फटाफट यहाँ पर चेक किया, लास्ट में लिखा हुआ है नोबडीज एल्स। यही तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जब एनीबडी, नोबडी, समबडी के बाद कभी भी एल्स आएगा तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा कहाँ लगाएंगे, एल्स से पहले या एल्स के बाद। बिल्कुल सही आप लगाएंगे एल्स के बाद में। तो यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस को हटाइए, ये गलत हो गया। आप सही यूज कहाँ पर करेंगे, इसके लास्ट में आएगा। सही यूज आप कहाँ पर करेंगे, लास्ट में हो जाएगा आपका, ठीक है। ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। चलिए फटाफट इसके साथ आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, और नेक्स्ट पॉइंट से भी आपका क्वेश्चन आया पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि अगर कभी भी मान लो एक सेंटेंस में डबल एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिए जाए, तो फटाफट देखिएगा, डबल एपोस्ट्रोफी नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। यानी एक सेंटेंस में आप याद रखना कि कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन का जो गलत फॉर्मेशन होगा वो क्या बनेगा, फॉर्मेशन ये बनेगा नाउन एपोस्ट्रोफी एस, फिर आपके सामने आएगा प्लस नाउन एपोस्ट्रोफी एस, और लास्ट में आपके सामने यहाँ पर दिया जाएगा एक और नाउन होगा। समझना आप ध्यान से, ये आपकी एक रॉन्ग फॉर्मेशन बनेगी, क्योंकि आप याद रखना एक सेंटेंस में कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है। तो आप जब इसको सही बनाएंगे तो उसका सही फॉर्मेशन ये होगा, आप हमेशा याद रखना कि लास्ट वाला नाउन, लास्ट में आपका कौन सा नाउन है, ये वाला। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे लास्ट नाउन, और इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ लगा दीजिए। बाकी जो ये लिखा हुआ है ये आप सेम नोट कर दीजिए, बाकी जो लिखा है आप इसका सेम का सेम आप यहाँ पर नोट कर दीजिएगा, ठीक है। इसका भी एग्जाम्पल आपको थोड़ा समझा दें यहाँ पर कैसे गलतियाँ बनेगी। जैसे यहाँ पर नोट कर दिया, देखिएगा, हर ब्रदर्स फ्रेंड्स फादर हैज अरेस्टेड, चलिए बताइए कि इस क्वेश्चन में आपको कहां पर गलती नजर आ रही। फटाफट क्वेश्चन को देखिए और सभी लोग इसका आंसर दीजिए। बताइएगा कहां पर गलती आपको नजर आ रही है। ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा कि यहाँ पर देखो डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज क्वेश्चन में किया जा रहा है। यहाँ पर डबल एपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और आपको बोला क्या है कि डबल एपोस्ट्रोफी नॉट यूज्ड। गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। सही कैसे करेंगे, लास्ट वाला नाउन, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, फादर, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द फादर
द फादर, इस एपोस्ट्रोफी एस की जगह ऑफ लगाइए, द फादर ऑफ हर, बाकी इतना सेम कर दीजिए, द फादर ऑफ हर ब्रदर्स फ्रेंड, हर ब्रदर्स फ्रेंड, ये यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो गया, ये यहाँ पर आपको गलत दिया गया था। ठीक है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब इसमें आपका बस लास्ट छोटा सा पॉइंट और बचा है, उसके सामने आपके क्वेश्चंस देखिएगा, अपने आप को आप लोग चेक करिएगा कि आज आपने कितना सीखा है, कितनी चीजें आपको क्लियर हुई है। ठीक है, लास्ट पॉइंट फटाफट और देखते हैं, आप सभी लोग इसको नोट भी करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। लास्ट वाला पॉइंट की तरफ चलते हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। लास्ट छोटा सा पॉइंट है और यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे गए पेपर में। लिखा हुआ है कि यूजिंग द पॉजेसिव केस, यूजिंग द पॉजेसिव केस, यूजिंग द पॉजेसिव केस बिफोर अ जेरेंड, बिफोर अ जेरेंड। ठीक है, बिफोर अ जेरेंड हो जाएगा। यानी बात ये की गई है कि अगर क्वेश्चन में कभी जेरेंड आ जाए, आपको बता दें जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है एक नाउन की तरह काम करती है, यानी वर्बल नाउन को ही बोला जाता है जेरेंड। ठीक है, आपको समझाएंगे बाद में पूरा कंप्लीटली तरीके से। अभी आप इतना समझिए कि जेरेंड का मतलब होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि जो एक नाउन की तरह काम करती है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले आप याद रखना कि हमेशा अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन, जैसे आपको समझाएं कि अगर क्वेश्चन में कभी मान लीजिए जेरेंड आ रही है, आप याद रखना कि जेरेंड के पहले अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपको दिया गया है, जेरेंड का मतलब आपको समझा दिया वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आपको दिया जा रहा है, वो नाउन प्रोनाउन हमेशा आपका बनेगा पॉजेसिव केस में। नाउन प्रोनाउन हमेशा आपका कैसा बनेगा? पॉजेसिव केस में हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आपके सामने जैसे लिखते हैं, आप समझना ध्यान से। लिख दिया द टीचर लाइक्स मोहन सिंगिंग, यानी कि टीचर पसंद करता है मोहन की सिंगिंग को। अब आपने क्या देखा कि सिंगिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, जो कि यहाँ पर एक जेरेंड बन गई, और मोहन जो कि एक नाउन है आपका, और आपको मैंने बताया क्या है कि जेरेंड के पहले जो भी आपका नाउन या प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा? पॉजेसिव केस में आएगा। तो अब यहाँ पर बताइए, नाउन है ये मोहन, आपका नाउन है, और अगर नाउन का पॉजेसिव केस बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? तो याद रखना, नाउन का जब आप पॉजेसिव केस बनाएं तो नाउन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दीजिए, तो मोहन का पॉजेसिव केस क्या हो जाएगा? मोहन्स हो जाएगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे अच्छे से। पहले पॉजेसिव केस का बेसिक बताया आपको, फिर आपके सामने पॉजेसिव केस के 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस किए। अब बस ये चेक करना है कि आपको कितना कंप्लीट हुआ और कितना कंप्लीट आपको नहीं है। अब आपके सामने आपके आज के टॉप 10 यानी कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो एग्जाम्स में जिस बेस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सभी लोग इसको ध्यान से। चलिए देखिएगा, आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ध्यान से अपने आप को आप लोग आइडेंटिफाई करिए कि कितना आपने आज सीखा है, कितना आपको डाउट में है अभी। और क्योंकि सीखने के बाद आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आपकी मेहनत सही है। ठीक है, यहाँ पर अगर अभी कोई दिक्कत आ रही तो अभी तो मैं आपके साथ हूँ ही, आपको जो भी डाउट होगा आपके क्लियर किए जाएंगे। लेकिन पहले फटाफट जल्दी आप लोग बताते जाइएगा, क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन के किस पार्ट में एरर है या क्वेश्चन नो एरर है। ठीक है, चलिए फटाफट बताते जाइए कि किस पार्ट में आपको एरर दिखाई पड़ रही है। चलिए आइए देखिए, कुछ लोग आंसर बता भी रहे हैं और आंसर भी सही बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि 4 पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से।
वेरी फ्यू सोल्जर्स कह रहा है कि बहुत से ऐसे सैनिक हैं डेयर्ड टू टर्न, जो कि साहस करते हैं, टू टर्न अ डीप ईयर यानी कि साहस करते हैं अनसुना करने की, टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स, यानी बात की गई है बहुत से ऐसे सैनिक हैं जो कि साहस करते हैं अपने कमांडर इन चीफ के ऑर्डर को अनसुना करने की। ठीक है, तो अब आप बताइए कि यहाँ पर आपको किस पार्ट में गलती दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि गलती आपकी 4 पार्ट में, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कमांडर इन चीफ एक कंपाउंड नाउन है। एपोस्ट्रोफी एस आप हमेशा कहाँ लगाएंगे, कंपाउंड नाउन के लास्ट में। एपोस्ट्रोफी एस को यहाँ से हटाइए और आप यहाँ पर लगाएंगे, हो जाएगा आपका कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि यहाँ पर आपको बता दें कि ऑर्डर और ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस होता है, बताइए फटाफट। ऑर्डर और ऑर्डर्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ऑर्डर्स क्यों लिखा है, क्योंकि ऑर्डर एक बार में तो एक ही मिलता है ना, ऑर्डर्स क्यों लिखा है आपको बता दें। ऑर्डर का मतलब होता है क्रम यानी कि सीक्वेंस, और दूसरे ऑर्डर्स का मतलब होता है किसी को आदेश देना, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर्स, ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को, और आंसर पहले आप लोगों को देना ही पड़ेगा, आप भले ही आंसर इसका गलत दें। चलिए फटाफट बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, कुछ लोगों के आंसर सही है, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ पर इसमें बी पार्ट में एरर बता रहे हैं कुछ लोग। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं फटाफट आपके साथ। आई विजिटेड जॉन एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल अपसेंट। ठीक है, और 5 ऑप्शन आपका दिया है नो एरर। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, गलती है या गलती नहीं है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि देखो यहाँ पर ज्वाइंट पोजीशन है, जॉन और मैरी का घर। ट्वाइस कह रहा है कि मैं 2 बार जॉन और मैरी के घर पर गया, लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि कपल मतलब हो गया ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कपल अपसेंट अनुपस्थित थे, यानी कि कपल मतलब हस्बैंड वाइफ हो गया। और एक बात बताइए, हस्बैंड वाइफ का मतलब एक ही घर होगा, मतलब दोनों लोगों का अधिकार एक ही घर पे होगा। जिस घर में जॉन रहता होगा उसी में मैरी रहती होगी। तो यहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट, आपका नो एरर है। अगर ये क्वेश्चन गलती बनता तो कहाँ पे बनता, जॉन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा दें तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और अभी आपका क्वेश्चन जो लिखा हुआ है ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट और थर्ड क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कमिटी डिसीजन अबाउट द पेंशन प्लान, मतलब बात की गई है कि हम लगातार इंतजार कर रहे हैं जो कमेटी का डिसीजन है, कमेटी का डिसीजन अबाउट द पेंशन प्लान, जो पेंशन प्लान उसका जो डिसीजन उसका इंतजार कर रहे हैं। बताइए किस पार्ट में गलती आपको दिखाई पड़ रही है कि नो एरर है। अब ऐसा नहीं है कि पहले वाला नो एरर था बाद वाला भी आपका नो एरर ही आए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन को जितना अच्छे से पढ़ेंगे रीड करेंगे उतना ही इसका आंसर बेटर दे पाएंगे। चलिए देखते हैं तो फिर किस पार्ट में गलती है। बात की गई है वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द कमेटी डिसीजन, साफ साफ क्या बात की गई है, कमेटी डिसीजन। एक बात बताइए, कमेटी डिसीजन यानी समिति निर्णय होगा या समिति का निर्णय होगा? भाई कमेटी का डिसीजन होगा ना, कि कमेटी ने क्या निर्णय लिया, का की के यानी डिसीजन, यानी डिसीजन के साथ कमेटी का पोजीशन नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको। कमेटी का डिसीजन पर पोजीशन, और पोजीशन अगर दिखाई दे रहा है तो आप क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि कमेटी का डिसीजन हो गया। चलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से, देखिएगा ध्यान से। हाँ तो फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 में किस पार्ट में एरर है, और आपको समझाया भी था मैंने अच्छे से और आपको याद भी होगा। फटाफट क्वेश्चन को आप लोग रीड करिए और इसका आंसर दे डालिए। ठीक है, आंसर नहीं दिया तो आपको राइट आंसर बताएंगे नहीं, फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका,
किस पार्ट में गलती आपको लग रही है? 1 2 3 4 या फिर नो एरर? अच्छा, लास्ट वाले पार्ट में देखिएगा। चलो पढ़ते हैं आपके साथ। यू नो इट वेल, कहाँ पर बात की गई कि तुम बहुत अच्छे से इसको जानते हो। दैट योर सक्सेस इन लाइफ, की लाइफ में तुम्हें जो सफलता मिली है, डिपेंड्स यानी कि निर्भर नहीं करती है, नॉट ऑन माई एडवाइस, केवल मेरी सलाह पर, बट ऑन समबडी एल्स, किसी और की भी सलाह पर निर्भर करती है। आपको मैंने बताया था कि एनीबडी, नोबडी, समबडी के बाद अगर कभी एल्स आ जाए तो एपोस्ट्रोफी एस हमेशा आप कहाँ लगाएंगे? एल्स के पहले या एल्स के बाद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यूज एपोस्ट्रोफी एस आफ्टर द एल्स, आप यहाँ पर लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइट आपका क्या होगा? समबडी एल्सेस हो जाएगा। ठीक, किसी और की सलाह पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5, इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफी अच्छा और क्वेश्चन है आपका, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। चलिए साथ में ही देखते हैं क्वेश्चन को। राजा राम मोहन रॉय वॉज ग्रेटली पेन्ड, यानी बात की गई राजा राम मोहन राय जो थे, यानी कि उनको बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। व्हेन ही हियर्ड द क्राइज ऑफ विडोस, यानी कि जब उन्होंने विधुर या महिलाओं के एक तरह से उनके दुख, उनके कष्ट को देखा, ठीक है, सुना। तो यानी कि और आगे दिया गया बीइंग वर्ड ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स, यानी बात की गई है सती प्रथा की बात की गई। आप लोगों ने पढ़ा होगा, सीधी बात ये है कि भाई जिन महिलाओं के हस्बैंड यानी कि भाई डेथ हो जाती, वो साथ में यानी कि चिता पर बैठ के जल जाती थी। तो इस सती प्रथा को खत्म करने की बात यहाँ पर सुनी होगी या उनके बारे में सुना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? द क्राइज ऑफ विडोस, ठीक है, बीइंग बर्ड ऑन देयर हस्बैंड्स पायर्स। बताइए गलती कहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही है? यानी विधवा महिलाओं के यहाँ पर बात की गई। अब विडो है, विडो से पहले आप ये देखना, विडोस है, प्लूरल लिखा हुआ है, यानी कई सारी महिलाओं की बात की गई है जो कि विधुर हैं। तो यहाँ पर आप ये बताइए हस्बैंड सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? भाई जितनी महिलाएं विधुर होंगी उन्हीं के हस्बैंड की बात की जा रही, यानी कि मान लो अगर यहाँ पर 5 है तो 5 के हस्बैंड की बात की जा रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हस्बैंड आपका सिंगुलर होना चाहिए कि प्लूरल होना चाहिए? यहाँ से देख के बताइए। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि हस्बैंड सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा, और अगर ये प्लूरल होगा तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यानी राइट आंसर आप बोलेंगे ऐसे लिखा जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो होगा हस्बैंड्स एपोस्ट्रोफी एस आपका नहीं लगेगा यहाँ पे, हस्बैंड्स और लास्ट में केवल एपोस्ट्रोफी आएगा, एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए फटाफट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? द ऑफिसर सेड दैट, ऑफिसर ने कहा कि ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ, वो अपने स्टाफ की बहुत ही प्रशंसा की, कमिंग ऑन टाइम के समय पर आते हैं, एंड कोऑपरेटिंग हिम, यानी और उसके साथ कोऑपरेटिंग करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो आपने क्या देखा है यहाँ पे? ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन में। पहले पार्ट में कोई गलती है, कोई गलती आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। जब आप एरर फाइंड आउट किया करें तो एक एक शब्द को आप समझा करें, पकड़ा करें कि ये अपनी जगह सही लिखा है, इसकी पोजीशन सही है, सही बता रहा है ये यहाँ पर जो यूज हुआ है इसका यूज सही है, समझना ध्यान से। आपने पढ़ा द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड, ए पार्ट भी सही है, बी पार्ट भी सही है, हिज स्टाफ कमिंग ऑन टाइम। कमिंग ये आपकी जेरेंड है, ये आपकी जेरेंड है, और स्टाफ ये नाउन है, ये क्या है? नाउन है। और आपको मैंने क्या बताया था कि जेरेंड के पहले अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव केस में आएगा, ठीक है। और नाउन का पजेसिव केस आप कैसे बनाएंगे? यूजिंग द एपोस्ट्रोफी एस। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे? स्टाफ की जगह हो जाएगा हिज स्टाफ्स। अब आपका ये करेक्ट आंसर होगा, जेरेंड के पहले आपका पजेसिव केस यूज हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका बिल्कुल सेम पैटर्न पर समझ आ रहा है। इसका आंसर तो आप लोगों को ही देना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। आई अप्रिसिएटेड माई चाइल्ड हेल्पिंग द पुअर हु आर रियली मोस्ट इग्नोर्ड एंड कंप्लीटली डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। बताइए किस पार्ट में गलती है आपकी?
अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं ए पार्ट में गलती है। आपको बता दें कि आज इस बार आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, गलती आपकी ए पार्ट में ही है। आपने क्या देखा, आई अप्रिसिएट माई चाइल्ड, मैं अपने बच्चे की प्रशंसा करता हूँ कि वो हेल्पिंग द पुअर, गरीबों की मदद करता है। तो आपने क्या देखा, हेल्पिंग जो कि एक जेरेंड है, हेल्पिंग एक जेरेंड है, और माई चाइल्ड जो कि एक नाउन है। और आपको क्या बताया कि नाउन के यानी कि जेरेंड के पहले आपका जो नाउन आएगा वो पॉजेसिव केस में आएगा, तो माई चाइल्ड होगा या माई चाइल्ड्स होगा। तो आप कहेंगे यहाँ पे हो जाएगा माई चाइल्ड्स हेल्पिंग द पुअर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपका, ध्यान से देखिएगा। अब ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने आ गया। द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मैनी वर्कर्स डेथ। बात की गई है कि मकान की जो छत है उसे रिपेयरिंग की आवश्यकता है, अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो परिणाम है, रिजल्ट आए, यानी कि छत गिर पड़े और वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी डेथ हो जाए। ठीक है, बताइए किस पार्ट में गलती है। ए पार्ट में आपकी गलती आपको दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको क्या बोला था कि नॉन लिविंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करेंगे। नॉन लिविंग के लिए कभी भी एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बोलेंगे, आपका हो जाएगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, तो आप ये समझ गए होंगे अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर जो लगा था ये आपकी यहाँ पे गलती थी। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है स्लिक एडवर्टाइजिंग, यानी कि मतलब बात की गई चालाकी से, मतलब बहुत ही चतुर तरीके से एडवर्टाइजिंग किया गया है। यानी कि कैंपेन, यानी कि एडवर्टाइजिंग करने का एक अभियान चलाया जा रहा है बहुत ही चालाक तरीके से। शोरिंग यानी कि जो रेट उठ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सोरिंग गोल्ड प्राइसेस, यानी कि सोने के दाम, रेट बढ़ रहे हैं। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग परचेजिंग पावर, और परचेजिंग पावर बढ़ रही है। फॉर कंज्यूमर्स, यानी कि जो उपभोक्ताओं के लिए। हैव हेल्प डेवलप अ मार्केट, यानी कि भाई बात की गई है जो कि मदद करेगी मार्केट को डेवलप करने में। फॉर डायमंड्स, यानी कि कौन सा मार्केट होगा, डायमंड्स की जो मार्केटिंग होगी उसको डेवलप करेगी। ये क्वेश्चन आप तब कर पाएंगे अगर आपने बेसिक क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा। इसीलिए मैंने कहा था कि बेसिक क्लास आप लोग जरूर पढ़ें। फटाफट बताइए किस पार्ट में गलती है। कहीं आपको नो एरर तो नजर नहीं आ रही है? नहीं, आपको बता दें कि गलती आपकी लास्ट वाले 4th पार्ट में ही आपकी गलत है। ये समझना ध्यान से क्यों। आपके सामने लिखा हुआ है डायमंड्स, जो कि एक मटेरियल नाउन है। डायमंड्स एक मटेरियल नाउन है, और कल मैंने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन यूजिंग इन अ सिंगुलर नंबर, मटेरियल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता। तो यहाँ पर गलती क्या है आपकी कि डायमंड्स नहीं होगा, यहाँ पर आप बोलेंगे डायमंड हो जाएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन था ये। और मिलते हैं आज के नए और लास्ट क्वेश्चन से, जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिएगा, आज का आपके सामने लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है और ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा। बताइए फटाफट, लास्ट क्वेश्चन है आपका। किस पार्ट में आपको गलती दिखाई पड़ रही है? जल्दी फटाफट, कम से कम लास्ट वाला क्वेश्चन तो आप लोग बताइए कि किस पार्ट में गलती है। और आप लोग बता भी रहे हैं, काफ़ी खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर खुद चेक करिएगा। चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या गलती हो सकती है। ही इन्फॉर्म्ड, यानी उसने सूचित किया मुझे, दैट ही हैड गॉन टू, यानी कि वो एक तरह से जा चुका था, टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंसेज, यानी कि जो मंत्री हैं उनके निवास पर रेजिडेंस की बात की गई है। एंड स्टेड देयर ऑल नाइट, और वहाँ पर एक पूरी रात मतलब बात की गई, वहाँ पर ठहरा रुका। ठीक है, अब गलती आपको किस पार्ट में दिखाई दे रही है? आप ये तो कह दोगे कि गलती आपकी 3rd पार्ट में है। बात बिल्कुल सही है। जो आपको एरर दिखाई पड़ रही है, यानी कि देयर इज एरर इन द 3rd पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस,
सेंटेंस के थर्ड पार्ट में एरर है आपकी। इसको थोड़ा समझना बहुत ध्यान से, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। एरर आपकी ये कहती है कि अगर क्वेश्चन में कभी आपको वन ऑफ दिया जाए, समझना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कभी वन ऑफ आपको दिया जाए और वन ऑफ, देखो समझा दे रहे हैं, और वन ऑफ के बाद अगर आपको कभी दो नाउन दिए जाएं, दो नाउन दिए जाएं, और अगर आप इन नाउन को आपस में पोजीशन दिखाना चाहें, समझना बहुत ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कभी वन ऑफ के बाद दो नाउन दिए जाएं, यहाँ पर एक आर्टिकल था ये गलत यूज हो गया, अगर आपको दो नाउन दिए जाएं, आपने देखा एक नाउन हो गया मिनिस्टर, एक नाउन आपका नाउन हो गया रेजिडेंस हो गया, ठीक है। तो आप ऐसी कंडीशन में पोजीशन दिखाने के लिए याद रखना एपोस्ट्रोफी एस का यूज कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज आप नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में पोजीशन अगर दिखाना होगा तो आप हमेशा यूज करेंगे ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो आप यूज करेंगे सबसे लास्ट वाला जो नाउन होगा, आप ऐसे यूज करेंगे द प्लस लास्ट नाउन, ठीक है, प्लस आप लगाएंगे वन ऑफ, इसके बाद आपका ये नाउन होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वन ऑफ वाले क्वेश्चन में आप कभी भी अगर बाद में दो नाउन आ रहे हैं तो पोजीशन दिखाने के लिए आप कभी भी एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा बनता है प्लूरल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर दो नाउन है तो आप किस नाउन को प्लूरल बनाएंगे, ये दिक्कत है ना। मिनिस्टर को प्लूरल बनाएंगे या रेजिडेंट को प्लूरल बनाएंगे, यहाँ पर ये आपकी एक तरह से मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। इसीलिए कभी भी आप एपोस्ट्रोफी एस से, यानी कि वन ऑफ के बाद एपोस्ट्रोफी एस आप यूज नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो आप देखिएगा यहाँ आपके सामने नोट कर रहे हैं, करेक्ट आंसर होगा द रेजिडेंसेस of one of the ministers, one of the ministers, ठीक है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा द रेजिडेंसेस ऑफ वन ऑफ द मिनिस्टर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेना कि वन ऑफ के बाद अगर कभी दो नाउन आए तो कभी भी उनके बीच में आप एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, बल्कि ऑफ लगाकर आप उसका पोजीशन शो करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आज की ये क्लास आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बेहद तरीके से समझ ली होगी, बिल्कुल आपको क्लियर हो गई होगी, और आप लोग सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से इनको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात करेंगे।